यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मकसद क्या था? मकसद था कि रूस पर आर्थिक चोट पहुंचे और युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाया जाए। लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा संभावना जताई जा रही थी। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की करेंसी रूबल की मजबूती बढ़ी। डॉलर के मुकाबले रूबल 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। भारत और चीन सहित दुनिया के कई देशों ने रूस से तेल, गैस, कोयला, केमिकल आयात किए। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड ने भी रूस से सोना आयात शुरू कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध फेल हो चुके हैं? सर, क्या अब इतने सारे देशों का डेटा हमारे पास अब छन छन के आने लगा है, सामने आने लगा है? स्विट्जरलैंड सबसे ताज़ा उदाहरण है, सोना आयात किया है। क्या माने कि प्रतिबंध बेअसर रहे? शुभम, इस सवाल का जवाब हमें दो तरह से देखना होगा कि प्रतिबंध का मकसद क्या था। प्रतिबंध का मकसद अगर रूस को युद्ध से रोकना था तो उसे रोका नहीं जा पाया। रूस की सैन्य क्षमता को कमज़ोर करना था तो ऐसा नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा, यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब जो वार में या युद्ध की जो तीक्ष्णता या तीव्रता है उसमें जो कमी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि यूक्रेन भी कमज़ोर पड़ रहा है। एक चीज़ तो अगर हमें ये सारे प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को जाम करके और दबाकर रूस को युद्ध से रोकना चाहते थे तो वैसा नहीं हुआ। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि रूस को लंबे समय की युद्धक तैयारियों से बचाने के लिए कोशिश की जा रही थी तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि रूस केवल यूक्रेन तक नहीं रुकेगा। पुतिन का निशाना बाल्टिक के देशों पर भी है, फिनलैंड पर भी है, स्वीडन पर भी है। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो रूस और लिथुआनिया के बीच तनाव शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। कैलिनिनग्राद का जो नेवल इनक्लेव है रशिया का, वहाँ से एक रूट जाता है जिसको लिथुआनिया ने बाल्टिक में रोक दिया है और उसके कारण रशिया ने उस पर गहरी आपत्ति जाहिर की। तो वहाँ भी बाल्टिक्स में, मतलब ब्लैक सी से निकलकर बाल्टिक सी में तनाव पहुँचने लगा है। तो अगर आप इस दृष्टि से देखें कि इनका मकसद क्या था तो वो मकसद फिलहाल युद्ध रोकने के रूप में सफल नहीं हो पाया। इसका लंबा मकसद क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो लेकिन इन प्रतिबंधों का जो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ा वो हमारे सामने है। कच्चे तेल की कीमतों की महंगाई, फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल की महंगाई, यूक्रेन और रशिया से आने वाले गेहूं की क्राइसिस, तो वो सारी चीज़ें जो इसके साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आने वाली थीं और जिनकी कीमत पर रूस की आक्रामकता या पुतिन की आक्रामकता को रोका जा सकता था वैसा नहीं हुआ। यानी जिसे इस पूरे प्रतिबंध की व्यवस्था का जो नुकसान था वो दुनिया के खाते में ज़्यादा बढ़ा गया, रूस के खाते में उतना बड़ा नुकसान नहीं गया। पर आर्थिक मामलों में कुछ और भी काफ़ी दिलचस्प हुआ है रूस के भीतर। सर, इन प्रतिबंधों के असर को कम किया कैसे, सीमित किया कैसे गया रूस की तरफ से? रूस के 3-4 बड़े आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, रूबल की मजबूती ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि रूस की अर्थव्यवस्था पर शुरुआत में जो दबाव बना था प्रतिबंधों का, उसे रूस ने बहुत सफाई के साथ या बहुत मजबूती के साथ वेदर आउट किया और उसको रोककर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और बनाया। हमारे पास कुछ नए आंकड़े हैं, जैसे कि रूस का ऑयल गैस रेवेन्यू करीब करीब 2 ट्रिलियन रूबल के आसपास पहुंच गया, जो सामान्य दिनों में 0.5 ट्रिलियन रूबल के आसपास होता था। यह रूस ने कैसे किया? पहला सूत्र, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की और गैस की कीमतें लगातार बढ़ने दी और उस बढ़ने देने के कारण रूस को जितना नुकसान हो रहा था प्रतिबंधों के कारण या सिर्फ सिस्टम से बाहर होने के कारण, उसके एक बड़े हिस्से की भरपाई इस कच्चे तेल की और गैस की कीमतों से हुई। और इसमें बहुत सारी कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चूंकि ब्रेंट और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर हो रही थी और वहाँ कीमतें बढ़ रही थी, तो रूस को जितना रिटर्न तेल और गैस बेचकर पहले मिल रहा था कोविड से पहले, उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ रूस ने इंटरनली अपने फेडरल एक्सपेंडिचर को, घरेलू खर्च को काफ़ी सीमित किया। उसके 3 तरीके अपनाए गए। एक तो रूस की सरकार ने युद्ध के नियम लगाकर बहुत सारे ज़रूरी खर्च रोक दिए। तो फेडरल जो बजट था, वो जो आंकड़ा मेरे पास मिल रहा है वो लगभग 3 बिलियन यूरो से नीचे, 3 बिलियन रूबल से नीचे आ गया, जो कि 2021-22 में 4.5 और 3.5 बिलियन रूबल के आसपास था। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि अर्थव्यवस्था युद्ध के परिस्थिति में थी तो ब्याज दरों में लगातार कमी की गई, जबकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही थी। ब्याज दरें कम करने के कारण इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई बढ़ाई गई। विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया गया, विदेशी मुद्रा को बाहर ले जाने की छूट नहीं दी गई। इसने रूस की अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूती दी। रूस का जो वेल्थ फंड है वो इस समय, मतलब इस युद्ध के बाद भी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड से थोड़ा ही नीचे करीब 16 ट्रिलियन रूबल्स के आसपास का वेल्थ फंड है। अभी हाल में पिछले हफ्ते शुभम थर्सडे को
रूस में एनुअल सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हुआ। ये रूस का सालाना इकोनॉमिक जलसा है जिसमें पूरी दुनिया के विशेषज्ञ आते हैं। इस बार दुनिया से कोई नहीं आया, रूस के सरकार के अधिकारी ही मौजूद थे और उन्होंने इसमें विस्तार से ये बताया कि इस सैंक्शंस को से निपटने के लिए रूस ने अपने अंदर कौन कौन सी तैयारियां की और कैसे कैसे अपना बचाव किया। तो 3 बड़े हिस्से थे। एक बड़ा हिस्सा था फॉरेक्स रिजर्व को गिरने से बचाना। आप जो ताजे आंकड़े वहां रखे गए उस हिसाब से इस साल के अंत तक रूस को करीब $300 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा तेल गैस की बिक्री से, और 600-650 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व जब्त हो चुका है। उसके बाद भी पैसा आ पाया और वो पैसा बाद में वार को फिनांस करने में जाता रहा। दूसरी चीज, रूस की सरकार ने बताया कि उसने कैसे अपना मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज किया और कैसे फेडरल बजट को मैनेज किया। इन 3-4 तरीकों से रूस ने अपने आप को प्रतिबंधों के सीधे असर से बचाया। और एक और अंतिम बात पर, अगले सवाल पर चलते हैं कि चूंकि रूस की निर्भरता दुनिया पर बहुत सारी चीजों के लिए बिल्कुल नहीं है, फूड स्टफ, कई सारी जरूरी चीजें जिनका कि सामान्य रूप से दुनिया के देश आयात पर निर्भर हैं, उनकी जरूरतें रूस को नहीं थी। यूरोप से वहां ज्यादातर सर्विसेज और टेक्नोलॉजी आती थी जिसके लिए रूस अगर 1-2 साल वो नहीं भी मिले तो उसका काम चल सकता है। सर, अब तीसरा और बड़ा सवाल ये है कि यूरोप के देश एक तरफ थे, अमेरिका एक तरफ था, फिर कौन से देश ऐसे थे जिनकी वजह से ये संभव हो पाया? किन देशों ने अहम भूमिका निभाई? सबसे बड़ी भूमिका तो खुद यूरोप की ही है, क्योंकि यूरोप ने पूरे युद्ध के दौर में फरवरी से लेकर अभी तक तैयारियां बहुत की, कोशिश बहुत की, लेकिन चूंकि एक शॉकर था तो यूरोप रूस को जाने वाली विदेशी मुद्रा, चाहे वो गैस के जरिए जा रही हो, तेल के जरिए जा रही हो, उसे पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। लंबा समय लगा यूरोपीय समुदाय को ये सहमति बनाने में कि तेल का आयात बंद किया जाएगा। अब तो बंद तो होगा, लेकिन वो दिसंबर तक बंद होगा। कोयले का आयात तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, लेकिन कोयले की डिमांड यूरोप में उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूरोप को गैस पर चलना होता है। क्योंकि रूस ने अपने एनर्जी को बहुत स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका डर लगातार 2009 से 2010 से, और जब क्रीमिया में एक्सेशन किया था रूस ने, तब से था कि जब भी रूस के साथ कोई टकराव होगा किसी भी देश का, तो यूरोप को ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि पुतिन के पास जो गैस की ताकत है और कैसे ख्रुश्चेव के ज़माने से पाइपलाइंस यूरोप तक पहुंचाकर जिस तरह से यूरोप को रूस ने अपनी गैस की आदत डाल दी है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने ये बात कही थी कि रूस की गैस जो है वो हमारे ब्लड में आकर घुल चुकी है, वहाँ की नेचुरल गैस और वहाँ का ईंधन हमारे ब्लड में आकर घुल चुका है। उससे बाहर निकलने के लिए लंबा समय लगेगा, और वो समय जितना लगने वाला था उसी समय ने पुतिन को इतने बड़े सैंक्शंस, मतलब दुनिया के इतिहास में इतने ज़्यादा सैंक्शंस किसी पर नहीं लगाए गए। करीब 1900 के आसपास बड़े सैंक्शंस तो अमेरिका ने ही लगाए, जिसमें कंपनियां भी बंद कर दी गई, स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन यूरोप ने सबसे बड़ी मदद की परोक्ष रूप से, क्योंकि यूरोप के पास तत्काल रूस की पाइपलाइनें बंद करना, रूस का तेल बंद करना, रूस का कोयला बंद करना, वहां से अनाज बंद करने के विकल्प नहीं थे, और दुनिया में क्षमताएं नहीं थी कि इतने बड़े एनर्जी सप्लायर या कमोडिटी सप्लायर के बाहर होने के बाद उसकी आपूर्ति की बराबरी की जा सके। मैं याद होगा शुरुआती दिनों में जब प्रतिबंध आना शुरू हुए तो मनी सेंट्रल में हमने चर्चा की थी और हमने कहा था कि दुनिया में सबसे पहला अपने तरीके का प्रतिबंध है। हम लोगों ने विस्तार के साथ उसमें बताया था, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पर दुनिया के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल काम होने वाला। छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दुनिया में प्रतिबंधों का इतिहास इतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये माना जाता है, जो रिसर्च हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से केवल 30 से 40% सैंक्शंस ही प्रभावी होते हैं, बाकी प्रभावी नहीं होते। तो एक तो यूरोप ने किया, दूसरा चीन और भारत, ये दुनिया के जो सबसे बड़े एनर्जी गजलर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, इनके लिए रूस का सस्ता यूराल का क्रूड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आया। और चीन ने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर बना लिया तेल में। भारत से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई आयात में। अगर आप आंकड़ा देखिए, भारत के संदर्भ में देखें कि पिछले 3-4 महीने के अंदर भारत के हर प्रमुख बंदरगाह के ऊपर उसका कच्चा तेल आ रहा है। सिक्का पर, वाडिनार पर, कोचीन पर, दहेज पर, कांदला पर, इनके जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं इनमें सब जगह क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 22 शिपमेंट, 8 शिपमेंट, 4 शिपमेंट, और ये बताया जा रहा है कि अभी भारत के लिए करीब 18 के आसपास बड़े शिपमेंट और आने वाले हैं, जो रास्ते में है, जो यहाँ आने वाले। तो इन दो देशों ने रूस की एनर्जी सप्लाई को और रूस से सस्ते एनर्जी सप्लाई को सपोर्ट किया। तो ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, इसके अलावा छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी जो उस चैनल से रूस को से एनर्जी और बाकी चीज़ें खरीद रही थी, जो दरवाजे खुले हुए थे। बिल्कुल, यानी कि प्रतिबंधों के बाद भी कहीं ना कहीं ये माल जा रहा था और पैसा आ रहा था। सर, अगला बड़ा सवाल ये कि
प्रतिबंधों का कुछ तो असर हुआ होगा, कुछ नुकसान तो रूस को भी हुआ होगा। जब आप कह रहे हैं कि 30% भी मान लीजिए अगर प्रतिबंध कारगर होते हैं, तो इन प्रतिबंधों का कहाँ कहाँ असर रूस पर दिखा? हाँ, रूस ने अपने जो इंटरनल चर्चाएं हुई और जो सेंट पीटर्सबर्ग की इकोनॉमिक फोरम का जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें रूस ने 3 बड़े असर माने। पहली चीज़ तो ये कि रूस ने वहाँ माना कि उसकी अर्थव्यवस्था इस साल कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, क्योंकि प्रतिबंधों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उत्पादन गतिविधियाँ ठप कर दी हैं। तो तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो रूस का विकल्प ये था कि उसका फॉरेक्स रिजर्व और उसके पास विदेशी मुद्रा की सप्लाई बनी रहे, ताकि उसकी वार मशीन चलती रहे, वार फिनांस होता रहे। वो यूरोप की मजबूरी और सस्ता तेल बेचने की अपॉर्चुनिटी के जरिए रूस ने मैनेज कर लिया। पर घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई, खराब हो गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने की क्या आशंका है, रूस ने अपने आकलन में ये बात कही है। महंगाई को लेकर हालांकि रूस में घरेलू चीज़ों की आपूर्ति अच्छी है और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के लिए रूस विदेश पर निर्भर नहीं है, लेकिन रूस के अंदर महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरी जो और सबसे महत्वपूर्ण जो असर हुआ वो रूस के पूरे फिनेंशियल सिस्टम पर हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था पिछले 10-12 सालों में दुनिया से काफ़ी इंटीग्रेटेड हुई थी। रूस का निवेश दुनिया के बाजारों में था, दुनिया की कंपनियों का निवेश रूस में था। वो सारा फाइनेंशियल चैनल या फाइनेंशियल नेटवर्क निकलकर खत्म हो गया और बैठ गया। बड़े निवेश जो रूस में हो रहे थे वो खत्म हो गए। तो इस युद्ध से जो रूस की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स थे वो पूरी तरह इन सैंक्शन से बिखर गए और टूट गए। रूस दुनिया में आर्थिक असमानता के मामले में बहुत ख़राब देश है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। वो आर्थिक असमानता और गरीबी इस युद्ध के कारण, इन प्रतिबंधों के कारण बढ़ेगी। तो लंबे समय के लिए रूस की अर्थव्यवस्था को गहरे नुकसान हुए। तात्कालिक तौर पर रूस ने अपनी ऊर्जा की क्षमता की दृष्टि से, क्योंकि दुनिया में ऊर्जा की महाशक्ति है, ऊर्जा की ताकत है, उस दम पर उसने अपने आप को सैंक्शन से अभी तक बचा लिया, सैंक्शंस के बड़े असर से बचा लिया और युद्ध को जारी रखा। सर, आखिरी सवाल कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब रूस को आगे रोकना है अगर, तो यूरोपीय देश किस तरह रूस को रोक सकते हैं? तात्कालिक तौर पर अभी अगर आप अमेरिका या यूरोप के विशेषज्ञों से बात करें तो वो ये दूसरा वाला आंकड़ा आपको बताएंगे। उनका मानना था कि हमें तो ये पता था कि रूस एनर्जी की पावर है, यूरोप अचानक रूस की गैस कैसे बंद कर देगा, तेल कैसे बंद कर देगा, ये सब जो आप हमें बता रहे हैं, सब तो हमने जानकर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन रूस की इकॉनमी 15% इस साल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगले साल 3% और कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो भी इकोनॉमिक गेंस रूस ने पिछले 15 साल में हासिल किए थे अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के आधार पर, वो सब खत्म हो जाएंगे और रूस के अंदर जो आर्थिक संकट पैदा होगा वो ज़्यादा बड़ा असर होगा। तो यानी अगर आप रूस के भविष्य की दृष्टि से देखें तो रूस की अर्थव्यवस्था में रूस के नियामकों को ये पता है कि प्रतिबंध लंबे चलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इनमें तत्काल इनकी वापसी हो जाएगी। और उसकी तैयारी अब रूस को अगले लेवल पर करनी होगी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में जो पूंजी आ रही थी, निवेश आ रहा था, तकनीक आ रही थी, उसे कैसे ठीक किया जाए। सेंट पीटर्सबर्ग की इकोनॉमिक फोरम में ये भी बात कही गई कि रूस ने अपने यहाँ इंपोर्ट अल्टरनेटिव्स बनाने के लिए विदेश से जो तकनीकें आती हैं उनकी जगह नए तकनीकों के निवेश की तैयारी की है, लेकिन उनको बनाना उतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप अपने फैसले पर शायद कायम रहेगा। वो रूस के तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए प्रतिबंधों को बनाए रखने और चलाए रखने की रणनीति है। ये रूस की इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप बाहर निकल कर देखें, हमारे आपके नज़रिए से देखें या दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के नज़रिए से देखें, तो ये प्रतिबंध लंबे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस का तेल और गैस छन कर ही पहुँचेगा। हो सकता है और ज़्यादा सख्ती हो और उस पर दबाव बनाया जाए, और एनर्जी की कीमतें ऊँची रहेंगी। एनर्जी की और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की संभावना तभी बनेगी जब महंगाई बढ़ने के कारण मंदी का खतरा दिखाई दे, जो शायद कुछ अर्थव्यवस्थाओं में दिखने लगा है।